रूहानिका उसकी बात सुनकर रूहानिका उसके सीने पर हल्के से मारती है तो एकांश हंसते उसे अपने गले लगा लेता है। वहीं रूहानिका भी मुस्कुराकर उसे गले लग जाती है। इसी तरह 3 महीने और गुजर जाते हैं। इन 3 महीनों में काफ़ी कुछ बदल चुका था। एकांश और रूहानिका एक नए घर में शिफ्ट हो चुके थे जो काफ़ी छोटा था, जिसमें सिर्फ 2 छोटे छोटे कमरे, एक छोटा सा हॉल, एक छोटा सा किचन और एक बाथरूम था। पर उनके लिए वो घर सही था। वहीं एकांश की कंपनी भी अब रिपेयर हो चुकी थी और एकांश इन्वेस्टर को ढूंढ रहा था। इस बीच ऋषि, जो कि राठौर एम्पायर में काम करता था, उसने अपनी जॉब छोड़कर एकांश की कंपनी ज्वाइन कर ली थी। क्योंकि एकांश ने उसके लिए काफ़ी कुछ किया था तो वो एकांश की मदद करना चाहता था। वहीं रुहानिका का कॉलेज अच्छे से चल रहा था। वो घर और कॉलेज सब अच्छे से मैनेज कर रही थी, पर उसने अब तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। पता नहीं क्यों उसके अंदर हिम्मत नहीं आती थी अपने प्यार का इजहार करने की। दूसरी तरफ राठौर मेंशन में अभी सब कुछ पहले जैसा था। अब वहाँ सब एक दूसरे से मतलब होने पर ही बात करते थे। इन सब में सबसे बेचैन रियाज था। उसे अपने प्यार का एहसास हो चुका था और वो जल्द से जल्द नन्ही को अपने दिल की बात कहना चाहता था। लेकिन रियाज के पास नन्ही का नंबर नहीं था, इसलिए वो बेचैन था नन्ही से मिलने के लिए, उससे अपने दिल की बात बताने के लिए। दूसरी तरफ पूजा जी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, क्योंकि उन्होंने देखा था शिवांश और नित्या को एकांश रुहानिका के घर जाते, उनके साथ टाइम स्पेंड करते, और इन सब में कभी भी एकांश या रुहानिका ने नित्या और शिवांश के साथ गलत बर्ताव नहीं किया, या फिर उनका बदला उन दोनों ने नित्या और शिवांश से नहीं निकाला। यह सब देखकर उन्हें एहसास हो चुका था कि वो कितनी गलत थी, पर इन सब की माफ़ी अब तक उन्होंने नहीं मांगी थी, क्योंकि उन्हें इंतजार था तो सही वक्त का। वहीं सुनीता जी रोहानिका और एकांश को स्ट्रगल करते देखकर बहुत खुश थी। लेकिन इस बीच कुछ अलग वाकया भी हुआ था जो आपको अब आगे पता चलेगा। तो जुड़े रहिएगा कहानी के साथ। 3 महीने बाद एकांश जल्दी से अपनी घड़ी बांधते हुए छोटे से हाल में आकर पूछता है, रू नाश्ता रेडी है? रूहान का किचन से प्लेट लाकर उसके सामने करके कहती है, जी बिल्कुल रेडी है, आप बैठिए, मैं जल्दी से आपको खिला देती हूँ। एकांश उसे देखकर कहता है, इट्स ओके रू, मैं खुद खा लूँगा, आपको और भी काम होगा ना, आप जल्दी से वो ख़त्म कर लीजिए, फिर साथ चलते हैं, मैं आपको रास्ते में ड्रॉप कर दूँगा। रूहान उसे चेयर पर बैठाकर कहती है, शांति से बैठिए और खाइए, आज मेरा मन है आपको अपने हाथ से खिलाने का। इतना कहकर वो एकांश के सामने एक बाइट बढ़ाती है। एकांश नामे से रिलाकर रुहानका के हाथ से नाश्ता करने लगता है। कुछ देर बाद एकांश को नाश्ता करवाकर रुहानका जल्दी से किचन से अपने लिए नाश्ता निकालकर बाहर आती है और प्लेट टेबल पर रखकर कमरे में भागकर रेडी होने जाती है। उसे ऐसे जाते देखकर एकांश नामे से रिलाकर खुद से कहता है, इनका कुछ नहीं हो सकता। अब जब ये पूरा रेडी हो जाएंगी तो बस एक पराठा रैप करके अपने साथ ले जाएंगी और बाकी का यहीं छोड़ जाएंगी। लेकिन रोज़ की तरह आज मैं भी इन्हें ऐसे ही बिना नाश्ते किए नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर वो अपना लैपटॉप निकालकर उस पर काम करने लगता है। कुछ देर बाद रूहानिका रेडी होकर अपना पर्स और कुछ बुक्स नोट के साथ लेकर बाहर आती है तो एकांश उसे देखकर कहता है, पहले नाश्ता फिर चलेंगे। उसकी बात सुनकर रूहानिका मुंह बनाकर कहती है, एकांश जी, मैं रोज़ लेट हो जाती हूँ और आज भी हो जाऊंगी आपके इस नाश्ते की वजह से। अरे मैं रास्ते में पराठा खा लूँगी, रख लेती हूँ इसे रैप करके। एकांश उसे आंखें दिखाकर कहता है, बिल्कुल नहीं, पहले नाश्ता करिए फिर ही चलेंगे, वरना मुझे क्या लेट हुई है। वैसे भी आपसे कितनी बार कहा है जल्दी उठा करिए, फिर भी आप आराम से उठती हैं रूह। मुझे भी तो अब देखिए आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा, वरना मैं खुद ही सारा नाश्ता बना दूँ। लेकिन आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ, तो आपको जल्दी उठना चाहिए ना। उसकी बात सुनकर रूहानिका की आंखों में हल्की नमी आ जाती है और वो भर्राए गले से कहती है, मैं कल से जल्दी उठने की पूरी कोशिश करूँगी। एकांश उसकी आंखों में नमी देखकर उठकर जल्दी से उसके पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बेचैनी से कहता है, हे रू, प्लीज आई एम सॉरी, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो। आई एम रियली वेरी सॉरी रू, प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बस आपको इसलिए कहा क्योंकि मैं बिजी था इतने दिनों से और मैं नहीं चाहता था कि इन सब की वजह से आपकी हेल्थ पर कोई भी असर हो। ऑलरेडी मेरी वजह से इतना कुछ हो रहा है, मेरी वजह से आपको ऐसी जगह रहना पड़ रहा है
जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं नहीं चाहता था रूह कि मेरी वजह से आपकी हेल्थ पर भी असर पड़े। रुहानका उसकी बातें सुनकर अपने आंसू साफ करके एकांश के माथे को अपने होठों से छूकर कहती है, नहीं एकांश जी, प्लीज हर चीज का ब्लेम खुद पर लेना बंद करिए। याद है जब मैं हर चीज का ब्लेम खुद पर लेती थी तो आप कैसे मुझे डांटते थे? तो फिर आप क्यों इन सब का ब्लेम खुद पर ले रहे हैं? और रही बात फैसिलिटीज की, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए एकांश जी। आप है ना मेरे साथ, मेरे लिए इतना ही काफी है। मेरे लिए और कुछ मैटर ही नहीं करता। उसकी बातें सुनकर एकांश की आंखों में नमी आ जाती है और वो आगे बढ़कर रुहानका के माथे को चूमकर कहता है, आई एम सो लकी टू हैव यू रूह, आई लव यू सो मच। उसकी बात सुनकर रुहानका भी बोलने की कोशिश करती है पर उसके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलता। तो एकांश बात बदलते हुए कहता है, चलिए अब जल्दी से नाश्ता करिए वरना हम लेट हो जाएंगे। रुहानका हामी से रिलाकर चेयर पर बैठकर अपना नाश्ता खत्म करती है। फिर एकांश के साथ घर से बाहर आती है तो एकांश घर में लॉक लगाकर उसे लेकर रोड पर आकर ऑटो में रुहानका के साथ बैठकर उसके कॉलेज के लिए निकल जाता है। राठौर मेंशन। रियाज अपने कमरे में रेडी होकर नीचे आता है और डाइनिंग एरिया में जाकर अपनी जगह पर बैठकर स्वर्णा जी को आवाज़ लगाते हुए कहता है, माँ जल्दी से मेरा नाश्ता दे दीजिए, मेरी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मुझे निकलना है। स्वर्णा जी किचन से बाहर आकर उसका नाश्ता टेबल पर रखकर उसका से सहलाकर कहती हैं, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, अब जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश कर लो, कल की तरह आधा मत छोड़ कर जाना। हाँ, रियांश मुस्कुराकर कहता है, ओके माँ। फिर अपना नाश्ता करते हुए, शिव और न्यू कहाँ हैं? आज से तो उनका न्यू सेमेस्टर स्टार्ट है ना, तो जाएंगे नहीं क्या कॉलेज? सोना जी उनके बगल वाली चेयर पर बैठते हुए कहती हैं, हाँ जाना है उन्हें, लेकिन अभी तक नीचे नहीं आए हैं, आते ही होंगे। रियाज उनकी बात पर सिर हिलाकर अपना नाश्ता करने लगता है। तभी एक सर्वेंट आकर कहता है, बड़ी बहू कोई आए हैं, बड़ी मैडम से मिलने। स्वर्णा जी असमंजस में कहती हैं, इतनी सुबह सुबह कौन आया है? फिर सर्वेंट से, अच्छा आप जाकर माँ जी को बुला कर लाइए, तब तक मैं उन्हें देखती हूँ। सर्वेंट हामे से रिलाकर वहाँ से चला जाता है तो स्वर्णा जी रियान से कहती हैं, तुम खाओ और अगर कुछ चाहिए हो तो सर्वेंट से ले लेना, मैं जाकर देख कर आती हूँ कौन आया है। रियान से रिलाकर अपने नाश्ते पर फोकस करता है तो स्वर्णा जी उठकर वहाँ से हॉल में चली जाती हैं। स्वर्णा जी हॉल में आती हैं तो सामने सिद्धार्थ शेखावत, नन्ही के पिता और रिद्धिमा शेखावत नन्ही की माँ को देखकर हैरान हो जाती है, पर जल्दी खुद को संभाल कर मुस्कुराकर अपने हाथ जोड़कर कहती है, नमस्ते, कैसे हैं आप दोनों? रिद्धिमा जी मुस्कुराकर कहती हैं, बहुत अच्छे, आप कैसी हैं? स्वर्णा जी भी मुस्कुराकर कहती हैं, जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और नन्ही कैसी है? वो तो वहां जाकर भूल ही गई जैसे हम सबको, कभी फोन भी नहीं करती। उनकी बात सुनकर रिद्धिमा जी और सिद्धार्थ जी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और रिद्धिमा जी जल्दी ही खुद को संभाल कर नकली मुस्कान के साथ कहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नन्ही तो बल्कि आप सबको बहुत याद करती है, पर अब वो इधर काफी व्यस्त रहती है क्योंकि उसकी शादी तय हो गई है ना, उसी सिलसिले में हम यहाँ आए थे। फिर नन्ही की शादी का कार्ड देते हुए, ये नन्ही की शादी का कार्ड है, सब कुछ काफी जल्दी में हुआ तो आपसे ज़्यादा बात करने का मौका ही नहीं मिला। लड़का अच्छा है और वेल सेटल्ड है और हमें क्या चाहिए, बस इसलिए सब जल्दी ही फिक्स कर दिया। सोना जी उनकी बात सुनकर काफ़ी सरप्राइज होती हैं पर फिर मुस्कुराकर खुशी से कहती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हमारी नन्ही है ही इतनी प्यारी, उसके लिए तो हीरा ही चुनना चाहिए। उनकी बात पर रिद्धिमा जी और सिद्धार्थ जी एक फेक मुस्कान उन्हें देते हैं। तभी रियाज अपना नाश्ता खत्म करके अपना बैग लेकर हॉल में आते हुए कहता है, माँ अब मैं चलता हूँ, मेरी मीटिंग है, बाय। स्वर्णा जी उसे रोकते हुए कहती हैं, अरे रुको बेटा, इनसे मिलो, यह है नन्ही के माता पिता। उनकी बात सुनते ही रियांश के बढ़ते कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं और वो मुड़कर सिद्धार्थ जी और नन्ही जी के पास जाकर पैर छूकर कहता है, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। सिद्धार्थ जी हल्का सा मुस्कुराकर कहते हैं, नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? वैसे तुम रियांश हो या एकांश, क्योंकि बचपन में देखा था तुम्हें। सोना जी कहती हैं, ये रियांश है। रिद्धिमा जी कहती हैं, अच्छा क्या कर रहे हो आजकल रियांश तुम? रियांश अपनी मीटिंग के बारे में भूलकर उन्हें इम्प्रेस करने के लिए सिद्धार्थ जी के पास वाले सोफे पर बैठकर आराम से कहता है, मैं राठौर एम्पायर में एमडी हूँ। रिद्धिमा जी मुस्कुराकर कहती हैं, गुड, अच्छी बात है, बच्चे ऐसे ही सक्सेस की सीढ़ी पार करते रहें,
और क्या चाहिए। स्वर्णा जी उनकी बात पर सहमति जताती हैं। तब तक सावित्री जी आती हैं तो स्वर्णा जी उठकर साइड में खड़ी हो जाती हैं। सावित्री जी स्वर्णा जी को भी बैठने का कहकर खुद भी सोफे पर बैठकर कहती हैं, इतने सालों बाद आप आए हैं सिद्धार्थ और रिद्धिमा, क्या समय नहीं मिलता आपको यहाँ आने का। रिद्धिमा जी और सिद्धार्थ जी उनके पैर छूते हैं। फिर रिद्धिमा जी कहती हैं, नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप तो जानती हैं आजकल की जिंदगी में कहाँ किसी के पास समय होता है। कौशल्या जीजी के घर भी कहाँ ज्यादा जाना हो पाता है। वो तो एक खुशखबरी थी तो इसलिए आना हो पाया। सावित्री जी उन्हें देखकर पूछती हैं, कैसी खुशखबरी। रिद्धिमा जी मुस्कुराकर कहती हैं, नंदनी का रिश्ता तय हो गया है, अगले महीने उसकी शादी है और 15 दिन बाद सगाई। उनकी बात सुनकर रियाज के पैरों तले जमीन निकल जाती है और आंखों में नमी आ जाती है, जिन्हें छिपाने के लिए वो अपना बैग उठाकर सोफे से उठकर कहता है, मेरी मीटिंग है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो तेज कदमों से वहां से चला जाता है। वहीं उसके ऐसे जाने पर बाकी सब उसे देखते हैं। फिर सावित्री जी लड़के के बारे में पूछने लगती हैं तो रिद्धिमा जी और सिद्धार्थ जी उन्हें लड़के के बारे में बताने लगते हैं। दूसरी तरफ रियाज लड़खड़ाते कदमों से बाहर आकर अपनी कार का डोर अनलॉक करके उसमें बैठता है और दरवाजा बंद करके सीट से अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें मूंद लेता है। देखते ही देखते उसकी आंखों की कोरों से आंसुओं की बूंदें छलकने लगती हैं। कुछ देर बाद रियाज खुद को संभाल कर अपने आंसू पोंछकर खुद को मिरर में देखकर फेक मुस्कान के साथ कहता है, आखिर उसने भी मुझे छोड़ दिया, शायद मैं किसी के प्यार के लायक ही नहीं हूँ। इट्स ओके नन्ही, अगर तुम अपनी जिंदगी में खुश हो तो मैं तुम्हारी खुशी कभी बर्बाद नहीं करूंगा। सगाई है ना तुम्हारी 15 दिन बाद, जरूर आऊंगा तुम्हारी सगाई में। तुम्हें किसी का होते तो मुझसे देखा नहीं जाएगा, पर फिर भी तुम्हारी खुशी देखने और तुम्हारी आखिरी झलक के लिए आऊंगा मैं। इतना कहकर वो एक नज़र खुद की अक्स पर मारता है, फिर कार स्टार्ट करके ऑफिस की तरफ बढ़ा देता है। दूसरी तरफ एकांश रोहानिका को कॉलेज छोड़कर उसे अपना ख्याल रखने का कहकर अपनी कंपनी की तरफ निकल जाता है। देखते ही देखते संध्या का समय भी आ जाता है तो राठौर मेंशन में स्वर्णा जी, सावित्री जी और पूजा जी मिलकर संध्या की आरती करने लगती हैं। रिद्धिमा जी और सिद्धार्थ जी सुबह ही कार्ड देकर चले गए थे क्योंकि उन्हें दूसरी जगह भी जाना था कार्ड बांटने। वहीं रोहानिका हॉल में बेसब्री से चहलकदमी करते हुए खुद से कहती है, ये एकांश जी कहाँ रह गए, ऐसे तो वो अब तक आ जाते हैं, फिर अब क्यों नहीं आए, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। इतना कहकर वो फिर से एकांश को फोन ट्राई करने लगती है। कुछ देर बाद एकांश का कॉल उठता है तो रोहानिका जल्दी से कहती है, कहाँ हैं आप एकांश जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना, आप ठीक तो है ना, और आप अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ से ऋषि उसकी बात बीच में काट कर कहता है, भाभी मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। रोहनका नासमझी से कहती है, एकांश जी का फोन तुम्हारे पास क्यों है। ऋषि, सब ठीक तो है ना। दूसरी तरफ से ऋषि मायूसी से कहता है, भाभी एक्चुअली सर का एक्सीडेंट हो गया है, एक माइनर सा एक्सीडेंट है, हम बस आ रहे हैं घर। वो डॉक्टर उन्हें चेक करके कुछ मेडिसिन दे रहे थे, इसलिए कॉल मैंने पिक कर लिया। रुहानका उसकी बात सुनकर कांपते होंठों से कहती है, एक्सीडेंट कब हुआ, कैसे हुआ, और तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, वो ठीक तो है ना। इतना पूछकर वो रोने लगती है। ऋषि उसे शांत करवाते हुए कहता है, प्लीज भाभी आप शांत हो जाइए, सर अब बिल्कुल ठीक है, हम बस घर ही आ रहे हैं, प्लीज आप रोइए मत, सर ठीक है सच्ची। रुहानका सिसकते हुए कहती है, प्लीज तुम लोग आराम से आना। ऋषि उसे विश्वास देते हुए कहता है, हाँ भाभी हम आराम से ही आएंगे, आप ज़्यादा रोइए मत, और सर के लिए कुछ हल्का बना लीजिए खाने में। हाँ, रुहानका ठीक है कहकर फोन रख देती है और फिर ईश्वर की फोटो के सामने जाकर अपने हाथ जोड़कर आंखें मूंद कर सुबकते हुए कहती है, प्लीज भगवान जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो सजा मुझे दीजिए, एकांश जी को नहीं। उन्हें ठीक कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। इतना कहकर वो सुबकने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान इलाके में छोटे से लकड़ी के बने घर के अंदर एक नकाबपोश आदमी अपने सामने बैठी औरत से कहता है, आखिरकार उसका एक्सीडेंट करवा ही दिया तुमने। हाँ, वो औरत हंसते हुए कहती है, हाँ अभी तो बस छोटा सा एक्सीडेंट करवाया है, एक दिन देखना उसके साथ उसकी बीवी को भी खत्म करवा दूंगी। उन दोनों की वजह से मेरा परिवार टूटा है ना, उसका परिवार भी तोड़ दूंगी मैं।
इतना सब होने के बावजूद न जाने कैसे उस रूहानिका को नौकरी मिल गई। उसे तो मिल ही गई, लेकिन एकांश अब उसकी भी कंपनी बन गई। भले ही वो कंपनी छोटी है, लेकिन एकांश दिन रात एक करके उसे राठौर एम्पायर से भी बड़ा बना देगा और वो दोनों फिर खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगेंगे, जो मुझे हरगिज नहीं चाहिए। इसलिए तो उसका एक्सीडेंट करवाया। मुझे पता लगा था कि एक हफ्ते बाद उसे एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर को अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी थी, जिसके बदले उसे अपना पहला इन्वेस्टर मिलने वाला था। और ऐसा तो मैं होने नहीं दे सकती, बस इसलिए मैंने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। अब ना तो प्रेजेंटेशन बनेगी और ना ही इन्वेस्टर मिलेगा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। नकाबपोश आदमी भी हंसते हुए कहता है, बिल्कुल सही किया तुमने। अब बस इंतजार है मुझे तो रूहानिका और एकांश की बर्बादी का। उन दोनों को बर्बाद करने के बाद अगर मुझे मौत भी मिल जाए तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन उनको बर्बाद करने के बाद ही मुझे मौत मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं तभी सुकून से मर सकूंगा। ये कहते वक्त उनके चेहरे पर असीम नफरत दिखाई दे रही थी, एकांश और रूहानिका के लिए। वो औरत जल्दी से उठकर उसके पास जाकर उसका हाथ थामकर कहती है, ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? यह सब मैं आपके लिए ही तो कर रही हूँ। आप बहुत अहम है मेरे लिए। उनकी बात सुनकर नकाबपोश आदमी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ ऋषि एकांश को लेकर घर आता है तो रोहानिका जल्दी से उनके लिए पानी लाती है। पानी पीने के बाद एकांश गिलास टेबल पर रखता है तो रोहानिका एकांश के पास बैठकर रोते हुए उसका चेहरा छूकर कहती है, कितनी चोट लगी है आपको? यह सब कैसे हुआ? ध्यान कहाँ था आपका? एकांश हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, इट्स ओके रू, इतनी भी नहीं लगी है। आई एम फाइन। रोहानिका उसे आंखें दिखाकर कहती है, दाहिने हाथ में फ्रैक्चर आ गया है और बाएं पैर में मोच आ गई है। सिर पर भी हल्की सी चोट लगी है और यह आपको नॉर्मल लग रहा है। एकांश जेब पर नजर चुराने लगता है तो रोहानिका ऋषि से पूछती है, इन्हें चोट कैसे आई? क्या हुआ था? ऋषि कहता है, दरअसल सर गए थे कुछ सामान खरीदने मॉल में। तभी जब वो बाहर निकल रहे थे एक कार ने उन्हें टक्कर मार दिया। वो तो कहिए मैं भी उनके साथ था तो वक्त रहते उन्हें हॉस्पिटल ले गया। रूहानिका एकांश को देखकर सुबकते हुए कहती है, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरे पास तो आपके अलावा कोई है भी नहीं। एकांश उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उस पर दबाव बनाते हुए कहता है, चुप रूहानिका, शांत हो जाइए। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ, रूहानिका उसकी बात सुनकर सिर हिलाकर अपने आंसू पोंछती है, फिर ऋषि से कहती है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। ऋषि उठते हुए कहता है, नहीं भाभी, फिर कभी खाना हो जाएगा। एक्चुअली आज सीखा ऋषि की वाइफ ने स्पेशली मेरी पसंद का डिनर बनाया है, तो अगर मैंने घर में खाना नहीं खाया तो वो मेरी जान खा लेगी। तो मैं चलता हूँ, आप अपना और सर का ध्यान रखिएगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। रूहानिका उठकर उसके पास जाकर कहती है, थैंक यू सो मच ऋषि, तुम्हारी वजह से एकांश जी आज सही सलामत मेरे सामने है। ऋषि मुस्कुराकर कहता है, ये तो मेरा फर्ज था भाभी। अच्छा अब मैं चलता हूँ। और हाँ, सर को 15 दिन रेस्ट करना है, डॉक्टर ने कहा है। 15 दिन बाद इनका प्लास्टर हटेगा। रूहानिका से हिलाकर ठीक है कहती है तो ऋषि उन्हें बाय कहकर वहां से चला जाता है। रूहानिका दरवाजा बंद करके किचन में चली जाती है, फिर वहां से खाना लाकर एकांश के पास बैठकर खामोशी से उसे अपने हाथ से खिलाने लगती है। एकांश उसका साइलेंट ट्रीटमेंट देखकर खाना खाते हुए कहता है, रू, एटलीस्ट आप ऐसे साइलेंट ट्रीटमेंट तो मत दीजिए मुझे। रूहानिका उसे नम आंखों से देखकर कहती है, आप नहीं समझ सकते एकांश जी, इस वक्त मुझे कैसा फील हो रहा है। पापा के जाने के बाद आप ही मेरे सब कुछ हैं। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगी? किसके लिए जीऊँगी? यह सोचा है कभी आपने? उसकी बात सुनकर एकांश अपने बाएं हाथ को बढ़ाकर रूहानिका के आंसू पोंछकर कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा रू, जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं होगा, इसलिए ये सब बात मत सोचिए। हाँ, अभी तो मुझे टेंशन इस बात की है कि 7 दिन बाद मेरी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है और मेरी कुछ भी तैयारी नहीं है। अब तो मेरा हाथ भी टूट गया है। आई डोंट नो सब कुछ कैसे होगा। रूहानिका उसे विश्वास दिलाते हुए कहती है, हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे एकाश जी, और फिर ऋषि भी तो है हमारे साथ। आप कहिए तो मैं रियांश को भी बुला लेती हूँ। एकांश उसे मना करते हुए कहता है, नहीं रियांश को नहीं, वो ऑलरेडी वहाँ ऑफिस के कामों में काफी बिजी है।
ऐसे में अगर उसके फ्री टाइम को भी मैं यूज़ कर लूँगा तो वो रेस्ट कब करेगा? कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। रोहनका उसे देखकर कहती है, आप अकेले नहीं, मैं भी आपका साथ दूँगी और देखना है प्रोजेक्ट तो आपको ही मिलेगा। एकांश उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा देता है तो रोहनका उसके सामने एक और बाइट बढ़ाती है, जिसे एकांश उसकी तरफ करके कहता है, आपने भी नहीं खाया है ना? तो चुपचाप मेरे साथ खाइए। रोहनका खामोशी से वो निवाला खा लेती है। ऐसे करते हुए एकांश और रोहनका खाना पीना खत्म करते हैं। खाना खत्म करके रोहनका सारे बर्तन धोकर उन्हें स्टैंड पर लगाती है, फिर एकांश को पकड़कर सहारा देकर उसे कमरे में बेड पर बैठा देती है। एकांश कहता है, रूह, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। रोहनका सिर हिलाकर अलमारी से एकांश के लिए कपड़े निकालकर उसे देती है और खुद अपने कपड़े चेंज करने बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद रोहनका चेंज करके आती है तो एकांश को कपड़े पहनने में स्ट्रगल करते देखकर उसके पास जाकर कहती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आपकी मदद कर दूं? एकांश हिचकिचाकर कहता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप कंफर्टेबल होंगी? रोहनका एक गहरी सांस लेकर कहती है, जी। एकांश उसे टी शर्ट थमा देता है, जिससे रोहनका कांपते हाथों से एकांश की टी शर्ट का बटन खोलने लगती है। बटन खोलते ही एकांश का आकर्षक सीना उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर रोहनका अपनी नजर झुकाकर उसकी शर्ट उतारती है, फिर टी शर्ट लेकर एकांश को पहनाने लगती है। टी शर्ट पहनाते वक्त रोहनिका के हाथ कई बार एकांश के जिस्म को छूते हैं, जिससे एकांश को करंट सा लगता है, पर वो अपनी भावनाओं को दबाकर रखता है। शर्ट पहनाने के बाद रोहनिका नजरें झुकाकर हिचकिचाकर कहती है, वो ट्राउजर चेंज। एकांश उसकी बात समझते हुए कहता है, इट्स ओके, आप बाहर जाइए, मैं नीचे का कुछ चेंज कर लूंगा। रूहानिका सिर हिलाकर बाहर चली जाती है तो एकांश किसी तरह ट्राउजर चेंज करके लोअर पहनता है और रूहानिका को वापस बुलाता है। रूहानिका अंदर आकर उसे चेंज कर देख उसके कपड़े बाथरूम में रख देती है धोने के लिए। वापस आकर रूहानिका एकांश को अच्छे से बेड पर लिटाती है, फिर उसकी बगल में लेटकर आंखें मूंद लेती है तो एकांश उसे देखकर कहता है, रूह, आज आप मेरे करीब नहीं सोएंगी? रूहानिका अपनी आंखें खोलकर उसे देखकर कहती है, पर आपको तो चोट लगी है। एकांश मुस्कुराकर कहता है, तो आप लेफ्ट साइड सो जाइए, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। उसकी बात सुनकर रोहन का नामे से रिलाकर एकांश के लेफ्ट साइड लेटती है तो उसके लेटते ही एकांश उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लेता है। रोहन का एकांश का माथा चूमकर कहती है, गुड नाइट। एकांश मुस्कुराकर उसका सिर चूमकर कहता है, गुड नाइट रूह। अगले दिन एकांश की आंख थोड़ी लेट खुलती है, दवा के असर की वजह से, तो वो किसी तरह उठकर बैठता है। तभी रोनिका कमरे में आकर उसे जगह देखकर कहती है, अरे, आप उठ गए, चलिए मैं आपको फ्रेश करवा देती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। एकांत सवालिया नजरों से उसे देखकर पूछता है, आप गई नहीं आज कॉलेज? रूहानिका उसे देखकर, हाँ, क्योंकि मैंने 15 डेज की लीव ली है कॉलेज से। एकांश उसे देखकर कहता है, और ऐसा क्यों? रूहानिका बैठ समेटते हुए कहती है, क्योंकि आपको चोट लगी है। अब कोई बहस नहीं कि रू आप जाइए, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। मुझे पता है आप कितना ध्यान रखेंगे अपना, इसलिए चुपचाप चलिए मेरे साथ बाथरूम। एकांश कहता है, पर रूहानिका उसकी बात बीच में काट कर कहती है, मैंने कहा ना, कोई बहस नहीं। इतना कहकर वो एकांश को सहारा देकर खड़ा करती है, फिर उसे बाथरूम तक ले जाती है। बाथरूम में एकांश लेफ्ट हैंड से ब्रश करता है, फिर रूहानिका कहती है, एक काम करते हैं, मैं आपको स्पंज बाथ दे देती हूँ, जब तक आपका यह प्लास्टर नहीं उतर जाता, क्योंकि ये गीला नहीं होना चाहिए। एकांश सिर हिलाकर कहता है, हाँ ठीक है, बट आप ये कर पाएंगी? रूहानिका सिर हिलाकर कहती है, ऑफ कोर्स, चलिए मैं आपको बाहर बैठाकर पानी लेकर आती हूँ। एकांश उसका सहारा लेकर बाहर हॉल में चेयर पर बैठता है तो रूहानिका पानी लेने चली जाती है। कुछ देर बाद रूहानिका स्पंज बाथ के लिए सब कुछ लाकर जमीन पर रखती है और एक गहरी सांस लेकर किसी तरह एकांश को स्पंज बाथ देती है। इस बीच रूहानिका और एकांश के दिल की धड़कनें काफी तेज थीं। स्पंज बाथ देने के बाद रूहानिका एकांश के लिए और अपने लिए नाश्ता लगाती है तो दोनों मिलकर साथ में नाश्ता करते हैं, पर खामोशी से, क्योंकि कुछ देर पहले का सीन दोनों के जहन में चल रहा था। नाश्ता करने के बाद रूहानिका किचन समेटकर बेडरूम समेटने लगती है। सारा काम खत्म करने के बाद रोनिका बाहर आती है तो एकांश को अपने फोन में कुछ करते देखकर कहती है, ऋषि अभी तक आया नहीं, मैंने तो उसे जल्दी बुलाया था।
एकांश उसे देखकर कहता है, अच्छा तो आता ही होगा। तभी डोरबेल बजती है तो रोहानिका जाकर दरवाजा खोलती है। सामने ऋषि को देखकर मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाती है। ऋषि मुस्कुराकर अंदर आकर बैठता है और एकांश से पूछता है, आप कैसे हैं आप सर? एकांश मुस्कुराकर कहता है, अब ठीक हूँ। अच्छा चलो अब प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। ऋषि से रिलाकर एक डायरी और पेन निकालता है और एकांश के कहे अनुसार सब कुछ लिखने लगता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एकांश और ऋषि के साथ रूहानिका भी उनकी प्रेजेंटेशन बनाने में मदद कर रही थी, जिससे 7 दिन बाद उसकी प्रेजेंटेशन पूरी तरह से तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ रियान ने अब घर पर सबसे बात करना ही छोड़ दिया था। वो अपनी दुनिया में खोया रहता था। उसका ऐसा बर्ताव देखकर शिवांश, स्वर्णा जी और नित्या बहुत परेशान थे। उन्होंने काफी बार उससे पूछने की भी कोशिश की और रियांश ने उन्हें कुछ नहीं बताया। खैर देखते ही देखते 7 दिन बीत जाते हैं और प्रेजेंटेशन का दिन भी आ जाता है। इन दिनों रोहानिका काफी सहज हो चुकी थी एकांश के साथ, क्योंकि रोज वो खुद ही एकांश को स्पंज बाथ देती थी और उसकी हेल्प करती थी उसके कपड़े चेंज करने में। एकांश और रोहानिका के रिश्ते में काफी करीबी आ चुकी थी, पर अब तक रोहानिका ने अपने दिल की बात एकांश को नहीं बताई थी। 7 दिन बाद एकांश जल्दी जल्दी रेडी हो रहा था। अब उसका पैर ठीक हो चुका था और सिर पर भी आई चोट अब ठीक हो चुकी थी, पर दाहिने हाथ में अब भी प्लास्टर था। रोहानिका उसके पास आकर उसकी टाई बांधते हुए कहती है, डोंट वरी, आई नो आप बहुत अच्छा करेंगे, इसलिए नर्वस मत होइए। एकांश उसे प्यार से देखकर कहता है, आपको कैसे पता कि आई एम नर्वस? रोहानिका मुस्कुराकर शरारत से कहती है, क्योंकि आपकी बीबी के पास आपकी तरह दूसरों के मन की बात जानने का भी टैलेंट है। उसकी बात पर एकांश हंस पड़ता है तो रोहानिका भी हंस देती है। कुछ देर बाद एकांश ऋषि के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं रोहानिका अपने कॉलेज चली जाती है, क्योंकि आज वो फ्री थी, इसलिए उसने सोचा आज कॉलेज चली जाए। दोपहर में रोहानिका कॉलेज से घर आकर चेयर पर बैठकर खुद से कहती है, अब तक एकांश जी का कॉल नहीं आया। सब ठीक तो हुआ होगा ना? एक बार कॉल करूं क्या? नहीं नहीं, क्या पता प्रेजेंटेशन लंबी चल रही हो। फिर पिछले कुछ दिनों की करीबियों को याद करते हुए, बहुत हुआ, अब मैं एकांश जी से अपने दिल की बात बताकर ही रहूंगी। वो भी आज ही। उन्हें एक के साथ दो दो खुशी मिलेगी। इतना कहकर वो खुद में मुस्कुराने लगती है। फिर जल्दी से उठकर अपना पर्स लेकर घर लॉक करके बाहर चली जाती है। काफी देर बाद रूहानिका घर वापस आती है और सारा डेकोरेशन का सामान एक और रखकर डेकोरेशन करने लगती है। शाम को एकांश घर आता है और डोरबेल बजाकर जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखता है, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है, जिससे एकांश असमंजस से कहता है, ये रूह ने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? इतना कहकर एकांश जैसे ही अंदर आता है, हॉल की लाइट्स एकदम ऑन होती है, जिससे वहां की डेकोरेशन देखकर एकांश हैरान और सरप्राइज हो जाता है। पूरे हॉल को रूहानिका ने लाइट्स और फूलों से सजाया था। वहीं मेन दरवाजे से लेकर बेडरूम तक फूलों का रास्ता बना था, जिस पर चलते हुए एकांश दरवाजा बंद करके बेडरूम में जाता है तो वहां का डेकोरेशन देखकर एकांश के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बेडरूम को फूलों और कैंडल से सजाया था रूहानिका ने, जिससे बेडरूम की रंगत ही बदल गई थी। एकांश अपनी धड़कनों को शांत करके रूहानिका को आवाज देते हुए बेचैनी से कहता है, रूह कहाँ हैं आप? एकांश ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से किसी के गाने की आवाज आती है, जिसे सुनते ही एकांश सुकून से अपनी आंखें मूंद लेता है। रूहानिका आगे आकर एकांश के सामने जाकर उसके गले में अपनी बाहों के हाथ डालकर उसकी आंखों में देखकर आगे गाती है कि कितनी मोहब्बत है तुमसे, जरा पास आके तो देखो, क्या आग है धड़कनों में। रुहानिका एकांश के गले लगकर आगे गाती है। रुहानिका गाना खत्म करके खामोशी से एकांश के गले लगी थी। वहीं एकांश तो काफी हैरान था रुहानिका के अचानक कन्फेक्शन करने से, और उसे खुशी भी बहुत हो रही थी, जिसे शब्दों में बयान करना उसके बस में नहीं था। रुहानिका कुछ देर बाद एकांश से अलग होकर उसकी आंखों में देखकर कहती है, इस गाने ने मेरे दिल के हाल को बयान किया है एकांश जी। वाकई आपसे मिलने से पहले मैं बहुत अकेली थी। समाज की वजह से अपने दर्द, अपनी तकलीफों को खुद ही सहा, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि फाइनली मेरे पास भी कोई है जो मुझे मेरे पास्ट से जज नहीं करेगा, जो मुझे मेरे पास्ट में इतना होने के बावजूद भी जी भरकर प्यार करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जैसी नापाक लड़की को भी
कोई इतनी शिद्दत से प्यार कर सकता है, अपना सकता है। पर आपने मुझे गलत साबित किया। आपने हमेशा मेरी मर्जी पूछी हर चीज में, चाहे वो मेरे करीब आना हो या फिर मेरे सपनों को पूरा करना हो। आपने हमेशा मेरी रिस्पेक्ट की, मेरे पास्ट को जानने के बाद भी मुझे जज नहीं किया, बल्कि मेरी हिम्मत बढ़ाकर इस गलत इंसान को सजा दी। मैं आपसे तब से ही प्यार करने लगी थी जब शायद पहली बार मुझे आपके साथ सुकून महसूस हुआ था, या शायद तब से जब पहली बार आपको नन्ही के साथ देखकर मुझे जलन हुई थी, या शायद तब से जब पहली बार आपको गले लगाकर मुझे सुकून महसूस हुआ था। आपकी छोटी छोटी केयर, आपका मुझे खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना, मेरी तबीयत खराब होने पर मेरा ख्याल रखना, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मुझे कब आपसे प्यार हुआ। जब आपने अपना कन्फेशन किया तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की, इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। फाइनली आज हिम्मत करके बोल रही हूँ, आई लव यू एकाश जी, आई रियली लव यू सो मच। आप मेरे सब कुछ है, आपसे मैं हूँ। अगर आप नहीं तो यह रूह भी नहीं रहेगी। आई लव यू ए लॉट। इतना कहकर रोहानका झट से एकांश के गले लग जाती है, क्योंकि इस कन्फेशन को करते वक्त उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। वही एकांश सुन पड़ चुका था। उसे रोहानका से ऐसे कन्फेशन की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। इसी वक्त उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली थी, जो उसके लिए बयान कर पाना मुश्किल था। रुहानका के सुबकने की आवाज़ सुनकर एकांश अपने ख्यालों से बाहर आकर रुहानका को खुद से अलग करके उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, रूह, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या कहूँ। आज पहली बार पता चला कि आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में मेरी क्या इम्पोर्टेंस है। मुझे नहीं पता मैं अपनी खुशी कैसे बयान करूँ। रूह, राइट नाउ आई फील लाइक मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे आप मिली। और रही बात पास्ट की, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उसे भूल जाइए, क्योंकि कुछ जख्म भूलना आसान नहीं होता। पर प्लीज़ खुद को नापाक मत कहिए। आपसे ज़्यादा पाक लड़की इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है रूह। आपकी मासूमियत, आपकी मुस्कुराहट, आपकी सादगी आपको सबसे अलग और पाक बनाती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मेरे लिए इस दुनिया की सबसे पाक लड़की आप हैं। उसकी बातें सुनकर रुहानका नम आंखों से उसे देखकर उसके गले लग जाती है, तो एकांश उसके बाल सहलाते हुए बात बदलकर कहता है, अच्छा खाना भी बना है आज, या सारा टाइम डेकोरेशन में ही लगा दिया आपने। रुहानका उससे अलग होकर अपने आंसू पोंछकर कहती है, बना है ना, पर पहले आप बताइए प्रोजेक्ट मिल गया आपको, वो रेडी है ना आपकी कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। एकांश मुस्कुराकर कहता है, जिसकी आप जैसी लकी बीवी हो उसका कोई काम भला रुक सकता है। रुहानका खुशी से कहती है, इसका मतलब आपको प्रोजेक्ट मिल गया और इन्वेस्टर भी। एकांश हाँ में सिर हिलाता है, तो रुहानका खुशी से उसके गले लग जाती है। एकांश शरारत से कहता है, लगता है आज मुझे कुछ ज्यादा ही शौक मिलने वाले हैं। रुहानका उसे अलग होकर असमंजस से पूछती है, क्यों? एकांश शरारत से उसे देखकर कहता है, क्योंकि आप आज इतनी रोमांटिक हो रही हैं। पहले यह सब डेकोरेशन, फिर कन्फेशन, अब इतने सारे हक, क्या बात है? हाँ, मुझे आपके इरादे ठीक नहीं लगते। रुहानका झेप कर कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मैं खुश थी तो। एकांश हंसते हुए कहता है, इट्स ओके रूह, आपका हक है मेरे करीब आने का। आप जितना चाहें मुझे हक कर सकती हैं, और मन हो तो किस भी। रुहानका उसकी बात पर शर्माकर कमरे से बाहर जाते हुए कहती है, आप फ्रेश होइए, मैं खाना लगाती हूँ। इतना कहकर वो भागकर किचन में चली जाती है। एकांश उसे भागते देखकर नामे सिर हिलाकर अपने बालों पर हाथ घुमाते हुए किसी टीनेजर की तरह शर्माते हुए अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। अब एकांश का हाथ काफी हद तक ठीक हो चुका था, इसलिए वो बिना रोहानका को परेशान किए खुद ही चेंज कर लेता है। कुछ देर बाद एकांश फ्रेश होकर बाहर आता है, तो रोहानिका खाना टेबल पर लगा चुकी थी। एकांश रोहानिका के पास जाकर बैठता है, तो रोहानिका उसे देखकर पूछती है, कैसा लगा आपको सारा अरेंजमेंट? एकांश पूरे हॉल और कमरे की तरफ अपनी नजरें दौड़ाकर कहता है, हाँ इम्प्रेसिव। फिर मायूसी से, पर मैंने तो आपको ऐसे प्रपोज ही नहीं किया था। मैंने तो सिंपली बोल दिया था। सिर्फ यही नहीं, मैंने आज तक आपके लिए कुछ स्पेशल किया ही नहीं। जब से हम साथ हैं, हम कहीं घूमने भी नहीं गए साथ। रुहानिका उसे टोकते हुए कहती है, गए तो थे बीजापुर। एकांश उसे देखकर कहता है, सबके साथ गए थे, अकेले नहीं। मैं अकेले जाने की बात कर रहा हूँ। मैं आज तक आपको कभी कुछ नहीं दे पाया। आई एम रियली वेरी सॉरी। इतना कहकर वो शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेता है। रुहानिका उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहती है,
आपने तो मुझे बहुत कुछ दिया है एकांश जी। आपने मुझे परिवार दिया, आपने मुझे जो खुशियाँ दी हैं, जो कुछ भी दिया है, वो इस दुनिया के सारे महँगे तोहफ़ों से कहीं बढ़कर है और मेरे लिए सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है। एकांश उसकी बात सुनकर प्यार से उसे देखता है, फिर आगे बढ़कर उसका माथा चूमता है, तो रोहानका मुस्कुराकर कहती है, "चलिए अब खाना खाते हैं, वरना ठंडा हो जाएगा।" एकांश से रिलाकर अपने बाएँ हाथ से उसका और अपना खाना एक ही प्लेट में निकालकर एक निवाला रोहनका की तरफ बढ़ाता है। रोहनका मुस्कुराकर खा लेती है, फिर खुद एक निवाला एकांश की तरफ बढ़ाती है, जिसे एकांश मुस्कुराकर खा लेता है। खाना खत्म करने के बाद रोहनका सारे बर्तन समेटकर किचन में रखती है और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करने लगती है, क्योंकि कन्फेशन के बाद एकांश के साथ बेडरूम में जाना, वो भी ऐसी डेकोरेशन में, उसे काफी अजीब लग रहा था। हालांकि वो भी अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती थी, क्योंकि उनकी शादी को 8 महीने हो चुके थे। पर कैसे कहे एकांत से, और क्या उसे आगे बढ़ने पर वो रात तो नहीं याद आएगी? यह सोचकर रुहानिका अंदर ही अंदर बेचैन हो रही थी। पर किसी तरह खुद को संभाल कर रुहानिका एक गहरी सांस छोड़कर कमरे में जाती है, तो सब कुछ साफ पहले जैसा देखकर हैरान हो जाती है। एकांश बेडशीट सही करते हुए कहता है, आइए रूह, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? सोना नहीं है क्या? और मुझे जल्दी मेरी मेडिसिन दे दीजिए। आज मैंने खुद से चेंज किया ना, तो शायद हाथ में दबाव पड़ गया है। दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। रुहानिका जल्दी से उसे दवा ला कर देती है और परेशानी से कहती है, आप ठीक तो है ना? एकांश दवा निगलकर पानी पीते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा दर्द है, अभी दवा खाइए ठीक हो जाएगा। रुहानिका उससे गिलास लेकर कहती है, आप लेट कर आराम करिए, मैं ये रख कर आती हूँ। एकांश उसका हाथ पकड़कर कहता है, अरे यहीं रख दीजिए ना, सुबह रख देना किचन में, यहाँ आइए मेरे पास। इतना कहकर वो बेड की दूसरी तरफ इशारा करता है। रुहानिका गिलास टेबल पर रखकर मुस्कुराकर एकांश की बगल में बैठती है, तो एकांश उसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर कहता है, हाँ आज तो कोई कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गया नहीं? मतलब इतना बड़ा कन्फेशन करना कोई आसान बात थोड़ी है। रुहानिका उसकी बात पर शर्माकर अपनी नजर झुकाकर बात बदलते हुए कहती है, आपको लेट जाना चाहिए, आपके हाथ में ऑलरेडी दर्द हो रहा है। एकांश उसकी बात सुनकर सिर हिलाकर उसे अपनी बाहों में लिए हुए ही लेट जाता है, तो रोहनका उससे दूर होने की कोशिश करते हुए कहती है, प्लीज आप दूर रहिए, क्योंकि आपके हाथ में दर्द हो रहा है ना, कहीं ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। एकांश उसे देखकर कहता है, डोंट वरी रू, आई एम फाइन। अच्छा ये बताइए, माँ से बात हुई आपकी? रोहनिका कहती है, हाँ हुई थी, पर मैंने उन्हें आपके बारे में नहीं बताया है। वो कह रही थी नन्ही की सगाई है, तो हम दोनों को भी उनके साथ जाना है जयपुर। एकांश हैरानी से कहता है, वाट, नन्ही की सगाई? पर वो तो रियान से प्यार करती है, फिर वो सगाई कैसे कर सकती है? रुहानिका को सोचकर कहती है, पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है ये सब जबरदस्ती हो रहा है उसके साथ, क्योंकि मुझे पता है वो कितना प्यार करती है रियान से। मैंने उसकी आंखों में देखा है, और उसने मुझे खुद भी तो बताया था। इन सब में पता नहीं रियाज का कैसा हाल होगा। वो तो मेरा कॉल भी नहीं उठाता, और अगर उठा भी लेता है तो ज़्यादा बात भी नहीं करता। एक बार आप कोशिश करिए ना उससे बात करने की। एकांत से रिलाकर कहता है, हाँ ठीक है मैं देखता हूँ। वैसे मैंने भी उसे कॉल किया था, तो उसने सिर्फ मेरा हालचाल लिया और फ़ोन रख दिया, ज़्यादा बात नहीं की। खैर एक बार फिर से ट्राई करता हूँ मैं। ऐसे ही रुहानिका और एकांश बात करते हुए एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। जयपुर, शेखावत मेंशन। नन्ही अपने कमरे की बालकनी में बैठी एकटक चांद को देख रही थी। उसकी आंखों के कोर भीगे हुए थे। तभी रिद्धिमा जी उसके कमरे में आकर उसे ढूंढते हुए बालकनी में आकर उसे बैठा देखकर गुस्से में कहती हैं, तुम यहाँ की महारानी हो जो यहाँ बैठी हो? खाना खाने के लिए तुम्हारे एक नौकर भेजें, तब आओगी तुम नीचे? चलो अब नीचे, और हाँ, खुद का हुलिया ठीक करो, होने वाली दुल्हन हो तुम, थोड़ा तो एक्साइटमेंट दिखाओ। नन्ही उन्हें भरी आंखों से देखकर कहती है, क्या शादी मेरी मर्जी से हो रही है जो मैं एक्साइटमेंट दिखाऊं? खैर मैंने आप सबसे यही एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि आप लोग हो ही ऐसे सेल्फिश, जिन्हें सिर्फ अपने बिजनेस की फिक्र है, अपनी बेटी की नहीं। रिद्धिमा जी गुस्से में उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उस पर दबाव बनाते हुए कहती हैं, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की? भूल गई माँ हूं मैं तुम्हारी? उस दिन राठौर मेंशन में क्या रुक गई, जबान आ गई तुम्हारे मुंह में? हाँ, आइंदा से अगर तुमने मुझसे बात की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी चुप हूँ क्योंकि कल तुम्हें शॉपिंग पर जाना है अपने ससुराल वालों के साथ, वरना बताती तुम्हें अच्छे से।
फिर उसका हाथ छोड़कर, अब चलो यहाँ से और नीचे चलकर खाना खाओ, और हाँ, अच्छे से बर्ताव करना अपने पापा से, वरना मैं तो रुक गई। वो तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए तुम्हें थप्पड़ मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। उनकी बातें सुनकर नन्ही अपने आंसू पोंछकर फीकी सी मुस्कान के साथ कहती है, उनसे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। चलिए, इतना कहकर वो आगे निकल जाती है तो रिद्धिमा जी भी उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। समय अपनी गति से बीतने लगा था। जहाँ रियाज नन्ही के लिए बेचैन और बेबस था, वही हाल नन्ही का भी था। और उसे तो लग रहा था कि रियाज उससे प्यार नहीं करता, इसलिए उसने कोई उम्मीद नहीं लगाई थी रियाज से। वो किसी कठपुतली की तरह सबकी बातें मान रही थी, तो वही रियाज ने सबसे बात करना ही बंद कर दिया था। जैसे जैसे सगाई का वक्त पास आ रहा था, वैसे वैसे दोनों के दिलों में हलचल हो रही थी। दोनों ही इस सगाई को तोड़ना चाहते थे, पर एक मजबूर और एक बेबस था, और दूसरा दूसरे के प्यार से अनजान था। वहीं दूसरी तरफ एकांश काफी अच्छे से रिकवर हो चुका था और उसका प्लास्टर भी हट गया था, पर डॉक्टर ने अभी उसे अपने हाथ की कम मूवमेंट करने को कहा था। दोनों ही अभी अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़े थे। खैर, देखते ही देखते सगाई का दिन भी आ जाता है। आज नन्ही और समर समर सिंघानिया, जयपुर का टॉप बिजनेसमैन, जिसके साथ डील होने की वजह से सिद्धार्थ जी नन्ही की शादी उससे करवा रहे हैं। दरअसल समर ने जब पहली बार नन्ही को देखा था, तभी वो उसे पसंद आ गई थी। इसलिए उसने सिद्धार्थ जी से डील करी और नन्ही के साथ शादी का प्रस्ताव भी रख दिया, जिसे सिद्धार्थ जी ने बिना नन्ही से पूछे हाँ कर दिया। वैसे समर स्वभाव में काफी अच्छा और समझदार है। की सगाई थी। राठौर मैंसन से सब रेडी होकर जयपुर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी फ्लाइट थी। वहीं रुहानिका और एकांश भी रेडी होकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां राठौर परिवार का पर्सनल जेट था। रुहानिका और एकांश राठौर परिवार के पर्सनल जेट में बैठते हैं और सबके पैर छूकर सबसे आशीर्वाद लेते हैं। सावित्री जी एकांश और रुहानिका को देखकर काफी खुश होती हैं और उन्हें अपने पास ही बैठाकर उनसे बातें करने लगती हैं। आज सावित्री जी पहली वाली सावित्री जी लग ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था वो कोई और है। वो जैसे एकदम केयर फ्री होकर रुहानिका और एकांत से बात कर रही थी, खुशी खुशी। उन्हें ऐसे देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। करीब 1 घंटे बाद सब जयपुर के एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, तो वहाँ पहले से ही उनकी गाड़ियाँ मौजूद थी, जिसमें बैठकर सब शेखावत मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नन्ही को तैयार किया जा रहा था। तभी रिद्धिमा जी वहां आकर नन्ही को देखकर कहती हैं, अरे ये क्या, ये अभी तक तैयार नहीं हुई? सारे मेहमान और लड़के वाले आ गए हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सब बुला रहे हैं ऐसे नीचे। मेकअप आर्टिस्ट उनकी बात सुनकर जल्दी जल्दी अपने साथ आई लड़कियों को इंस्ट्रक्शन देते हुए नन्ही को रेडी करने लगती है। कुछ देर बाद नन्ही को पूरी तरह से रेडी करके मेकअप आर्टिस्ट मुस्कुराकर नन्ही से कहती है, मैम अब आप खुद को मिरर में देख सकती हैं। नन्ही उसकी बात सुनकर खुद को मिरर में देखती है, तो खुद को राजस्थानी लिबास में सजा देखकर उसे कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि वो सगाई तो उसकी मर्जी के बिना ही हो रही थी। रिधिमा जी नन्ही से कहती हैं, हाँ ठीक ही लग रही हो, चलो अब तुम नीचे। नन्ही बुझे मन से अपना लहंगा संभालते हुए उठकर रिधिमा जी के साथ कमरे से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ पूरा राठौर परिवार शेखावत मेंशन पहुंच चुका था। सिद्धार्थ जी जल्दी से जाकर उनका स्वागत करते हैं। वही रियाज को एक कॉल आता है, इसलिए वो बाहर ही रुककर कॉल अटेंड करने लगता है। कुछ देर बाद रियाज कॉल खत्म करके अंदर आने लगता है, तो उसकी नज़र सीढ़ियों पर जाती है, जहाँ से नन्ही राजस्थानी लिबास में सजी अपना लहंगा संभालते हुए नजरें झुकाकर नीचे आ रही थी। नन्ही को राजस्थानी लिबास में देखकर रियाज के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो नन्ही में खोकर बिना अपनी पलकें झपकाए उसे एकटक देखने लगता है। वहीं नन्ही को अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिससे वो अपनी नजरें उठाकर सामने देखती है, तो दरवाजे के पास रियाज को खड़ा देखकर उसकी आंखों में नमी आ जाती है और वो अपनी जगह पर रुककर एकटक रियाज को देखते हुए आंखों ही आंखों में ढेरों शिकायतें करने लगती है। नन्ही को रुका देखकर रिद्धिमा जी अपने दांत भींचते हुए धीरे से कहती हैं, चल क्यों नहीं रही हो, चुपचाप नीचे चलो। नन्ही, मैं अब तुम्हारा कोई नाटक नहीं देखने वाली। रिद्धिमा जी की बात सुनकर नन्ही होश में आकर रियाज पर एक आखिरी नजर मारकर अपनी नजर झुका लेती है। नन्ही की नजर झुकाने पर रियाज होश में आकर अपनी नजर उससे हटा लेता है और अंदर जाकर एकांश की बगल में खड़ा हो जाता है। रिद्धिमा जी नन्ही का हाथ पकड़कर उसे लगभग घसीटते हुए नीचे लाती हैं और स्टेज के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं।
समर स्टेज के नीचे उतरकर अपना हाथ नन्ही के आगे बढ़ाता है, जिससे नन्ही को अंदर ही अंदर एक घुटन सी महसूस होती है। भाई रियाज जब समर को नन्ही के सामने हाथ बढ़ाए देखता है तो उसका खून खौल उठता है। उसका मन करता है जाकर समर के मुंह पर एक घसीट कर पंच मारे। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई नन्ही से सगाई करने का सोचने की। यह सोचकर ही रियाज को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। नन्ही को हाथ ना रखते देखकर रिद्धिमा जी नकली मुस्कान सजाते हुए नन्ही का हाथ समर के हाथ पर रखती हैं, जिससे नन्ही अचानक चौंक उठती है, पर फिर खुद को संभालती है। समर मुस्कुराकर नन्ही का हाथ थामकर धीरे से स्टेज पर चढ़ता है। रिद्धिमा जी रिंग लेकर नन्ही को देती हैं, जिससे नन्ही कांपते हाथों से रिंग लेती है और सूनी आंखों से रियाज को देखने लगती है। रियाज जब नन्ही को खुद को देखता पाता है तो ना जाने क्यों उसे लगता है जैसे ये सगाई नन्ही की मर्जी से नहीं हो रही। यह सोचकर रियाज तेज आवाज में कहता है, रुक जाइए। उसके ऐसे बोलने पर सब उसे देखने लगते हैं। रियाज आगे बढ़कर स्टेज पर जाता है और नन्ही के सामने घुटनों के बल बैठते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। बिना मुझे बताए चली आई यहाँ। पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें। अपनी आदत लगाकर चली गई तुम। क्या तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? कभी मुझे कॉल भी नहीं किया तुमने। अरे मेरे पास तो तुम्हारा नंबर नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास सिप का नंबर तो था ना। उससे मेरा नंबर लेकर कॉल कर सकती थी ना। आई नो जितने दिन तुम घर पर थी मैंने बहुत रूड बिहेव किया तुम्हारे साथ। उसके लिए मैं दिल से सॉरी हूँ। पर नन्ही, जो आदत तुमने मुझे खुद की लगाई ना, वो भुलाई नहीं भूली जा रही है। पता है क्यों? नन्ही नम आंखों से उसे देखकर नामे से हिलाती है तो रियांस आगे कहता है, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारा मुझे इरिटेट करना, सबका इतना ख्याल रखना, मेरा लाख बार मना करने के बावजूद मेरा ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी सारी हरकतों से प्यार हो गया है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। आई लव यू सो मच नन्ही। अगर तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स है तो ना करो ये सगाई। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बस तुम अपने दिल की बात करो मुझसे। उसकी बातें सुनकर सब लोग सॉफ्ट थे, सिवाय एकांश और रुहानिका के। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वही नन्ही को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो खुद से अपने आंसू संभालते हुए हाँ में सिर हिलाकर कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इडियट, इतने टाइम बाद क्यों आए? थोड़ा पहले नहीं आ सकते थे? रियांस उठकर उसके आंसू पोंछकर कहता है, जब जागो तभी सवेरा होता है। नन्ही उसकी बात पर मुस्कुरा देती है तो रियांस मुस्कुराकर अपना हाथ आगे करके कहता है, रिंग नहीं पहनाओगी? नन्ही खुशी से मुस्कुराते हुए रियांस की अनामिका उंगली में रिंग पहना देती है, जिससे रियांस अपने दूसरे हाथ से रिंग निकालकर नन्ही की उंगली में पहनाते हुए कहता है, आज तो यही है, बट आई प्रॉमिस जल्दी ही तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत रिंग लेकर आऊंगा। नन्ही प्यार से उसे देखकर कहती है, अगर तुम ना भी लाओ तो चलेगा, क्योंकि ये रिंग हमेशा मेरे लिए बेहद खास होगी। रियांस उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। तभी रिद्धिमा जी गुस्से में रियांस को धक्का देकर कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ सगाई करने की? रियाज धक्का लगने पर खुद को संभाल लेता है। तभी एकांश आगे आकर कहता है, बस बहुत हुआ, बाकी बातें हम अकेले में करेंगे। फिर सिद्धार्थ जी से, आप सारे मेहमानों को भेज दीजिए, हमें अकेले में बात करनी चाहिए, जहाँ सिर्फ हमारी फैमिली हो। उसकी बात सिद्धार्थ जी को भी सही लगती है, इसलिए वो समर की फैमिली और राठौर फैमिली को छोड़कर सबको हाथ जोड़कर वहां से भेज देते हैं। सबके जाने के बाद सिद्धार्थ जी गुस्से में दंदनाते हुए नन्ही के पास जाते हैं और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। उनके ऐसा करने पर सब शॉक्ड हो जाते हैं। भाई रियाज गुस्से में सिद्धार्थ जी को नन्ही से दूर करके कहता है, हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी नन्ही पर हाथ उठाने की? सिद्धार्थ जी गुस्से में कहते हैं, दूर रहो हमसे, ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है, तो तुम उसमें ना ही पढ़ो तो ही अच्छा है। रियाज भी गुस्से में गरजते हुए उनकी आंखों में देखकर कहता है, ये मेरा और मेरी होने वाली पत्नी का भी मामला है, और मेरी होने वाली पत्नी एक एडल्ट है, तो उसे पूरा अधिकार है अपने फैसले खुद लेने का। उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। सिद्धार्थ जी गुस्से में कुछ कहने को थे तो राजवीर जी उन्हें शांत करवाकर हॉल में बैठाते हैं। वहीं नन्ही रोते हुए वहां से भागकर गार्डन में चली जाती है, जिससे रियाज भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। गार्डन में नन्ही बेंच पर बैठकर अपने चेहरे को अपने हाथों से छिपाकर रोने लगती है। रियाज जो कि उसके पीछे आया था, वो नन्ही को ऐसे रोते देखता है तो उसका दिल भारी हो जाता है।
रियाज आगे बढ़कर नन्ही की बगल में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो नन्ही झट से मुड़कर रियाज के गले में अपना हाथ लपेटकर उसके गले लगते हुए रोने लगती है, जिससे रियाज के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। पर वो खुद को संभाल कर नन्ही के बाल सहलाते हुए कहता है, चुप, नन्ही शांत हो जाओ प्लीज। तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नन्ही उससे दूर होकर भरी आंखों से उसे देखकर कहती है, क्यों, मुझे वो प्यार नहीं करते रियाज? क्या मैं एक अच्छी बेटी नहीं? आज तक मैंने उनकी सारी बातें मानी, यह सोचकर शायद कभी तो उनका प्यार मिलेगा मुझे, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ उनके ताने, उनकी इग्नोरेंस ही झेली है। क्यों? क्या मैं इस काबिल नहीं कि मुझे किसी का प्यार मिले? उन्हें लड़का चाहिए था, तो अगर मैं हो गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? मम्मा को उसके बाद मेडिसिन इशू हो गया, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा बेबी नहीं हुआ, उसमें मेरी क्या गलती? वो आज के ज़माने में भी पहले जैसे क्यों जीते हैं? क्यों उन्हें अपनी बेटी का दर्द, उसका इंतजार नहीं दिखता? क्यों रियांश? इतना कहकर वो रोने लगती है। वहीं रियाज इस सडन इन्फॉर्मेशन से काफ़ी शॉक्ड था। उसे नहीं पता था कि रिद्धिमा जी और सिद्धार्थ जी ऐसे हैं, क्योंकि वो तो जब उन दोनों से मिला था, दोनों ने ही अच्छे से बिहेव किया था। उनको देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उनकी सोच इतनी घटिया है। रियांश अपने ख्यालों से बाहर आकर नन्ही को चुप करवाते हुए कहता है, शांत हो जाओ नन्ही, तुम क्यों उनके बारे में सोच रही हो जो तुम्हारे बारे में नहीं सोचते? हम सब है ना नन्ही, हम सब तुम्हारे अपने हैं। मेरा परिवार अब से सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी है, और हम सब तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम अपने बचपन के सारे जख्मों को भूल जाओगी। आई प्रॉमिस। नन्ही उसकी बात सुनकर नम आंखों से उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराकर उसके गले लगकर कहती है, थैंक यू सो मच रियाज, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। आई नो तुम्हारे लिए तुम्हारा पहला प्यार भूलना आसान नहीं, पर तब भी तुमने कोशिश की, मुझे इसी बात की खुशी है। उसकी बात सुनकर रियाज उससे अलग होकर कंफ्यूज होकर कहता है, तुम्हें कैसे पता श्रद्धा के बारे में? नन्ही नजर चुराते हुए कहती है, मैंने सुन लिया था जब तुम होली वाले दिन रोहानिका जी से बात कर रहे थे। रियाज उसकी बात सुनकर कुछ सोचकर कहता है, और इसलिए ही तुम यहाँ वापस आ गई थी मुझसे बिना मिले, राइट? नन्ही हाँ में से हिलाती है तो रियाज उसके सिर पर हल्के से चपत लगाकर कहता है, आधी बात सुनकर तुम चली गई। काश तुमने उस दिन मेरी पूरी बात सुनी होती। इस दिन मैंने भाभी को बताया था कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, पर तुम तो आधी अधूरी बात सुनकर ही चली गई और मुझसे बात भी नहीं की जाने से पहले। उसकी बात सुनकर नन्ही झेप कर कहती है, सॉरी। रियाज उसके गाल खींचकर कहते हैं, यू नो व्हाट, यू आर क्यूट। नन्ही उसकी बात पर शर्माकर अपनी नजर झुकाती है तो रियाज उसका चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करके कहता है, और जब तुम ऐसे नजर झुकाती हो ना तो और भी हसीन लगती हो। नन्ही शर्माकर कहती है, प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो, मुझे शर्म आ रही है। रियाज आगे बढ़कर उसके माथे को अपने लबों से छूकर कहता है, मैं तो करूँगा क्योंकि ये तो मेरा राइट है। नन्ही उसके एहसास में खोई उसके गले लग जाती है तो रियाज उसके बाल सहलाने लगता है। दोनों खामोशी से एक दूसरे के आगोश में बैठे थे। तभी शिवांश और नित्या वहां आकर उन्हें देखकर कहते हैं, आप दोनों ऐसा कर सकते हो? उनकी आवाज़ सुनकर दोनों सामने देखते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं। रियांश शिवांश को देखकर कहता है, क्यों, क्या हो गया? शिवांश मुंह बनाकर कहता है, भाई कम से कम मुझे तो बता देते अपने इस अफेयर के बारे में। नित्या मुंह बनाकर नंदी से कहती है, और दी, आपसे तो रोज बात होती थी, स्टिल आपने मुझे सच नहीं बताया, कभी कभी नहीं बताया कि आपके और रियांश भाई के बीच कुछ है। नन्ही उसकी बात सुनकर अपनी नजर झुका लेती है तो रियांश नन्ही का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे नन्ही रियांश के गले से लग जाती है और हैरानी से उसे देखती है। पर रियांश उसका रिएक्शन इग्नोर करके शिवांश और नित्या से कहता है, अब पता चल गया ना, अब तुम दोनों जाओ, मुझे जरा तुम्हारी होने वाली भाभी से कुछ जरूरी बातें करनी है। उसकी बात सुनकर शिवांश और नित्या मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं तो रियांश नन्ही के बालों की लट कान के पीछे करके कहता है, हाँ तो इस रिश्ते की शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें श्रद्धा के बारे में बताना चाहता हूँ। श्रद्धा मेरी क्रश थी कॉलेज की। उसके बाद मैं उससे अट्रैक्ट हुआ और मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने हमेशा उसकी मदद की, पर वो मुझे सिर्फ फ्रेंड समझती थी। जब मैंने सोचा मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगा, उसी दिन उसने मुझे अपने शादी का कार्ड थमा दिया। उसकी बातें सुनकर नन्ही उससे अलग होकर उसे देखकर प्यार से कहती है, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी रियांश, हम दोनों एक दूसरे के सारथी बनेंगे।
उसकी बात सुनकर रियाज के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो आगे बढ़कर नन्ही को जोर से गले लगाकर कहता है, तुम्हें पता है तुम ना बहुत अच्छी हो और तुम्हारी इसी अच्छाई ने मुझे तुम्हारी तरफ खींचा था। ओ नन्ही, आई लव यू सो मच। इतना कहकर वो नन्ही के गाल पर किस कर देता है, जिससे नन्ही के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वो अपना चेहरा रियाज के सीने में छिपा लेती है। यह देखकर रियाज हंस पड़ता है। दूसरी तरफ अंदर का माहौल काफी गर्म था। राजवीर जी के समझाने पर सिद्धार्थ जी इस रिश्ते के लिए मान गए थे और फिर समर भी पीछे हट गया था, क्योंकि उसके लिए नन्ही की खुशी मैटर करती थी। रियाज और नन्ही कुछ देर बाद हाथों में हाथ डालकर अंदर आते हैं तो सब लोग उन्हें देखने लगते हैं, जिससे झेप कर दोनों एक दूसरे से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। सावित्री जी रियाज को घूरते हुए अपनी कठोर आवाज में कहती हैं, तो ये सब चल रहा है हमारी नाक के नीचे और हमें पता भी नहीं चला। रियाज नजर चुराने लगता है। तभी उसे सबके हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाता है कि सावित्री जी बस उसे छेड़ रही हैं। सबको हंसता देखकर रियाज और नंदी भी मुस्कुरा देते हैं। वहीं सिद्धार्थ जी और रिद्धिमा जी नंदी की तरफ एक नजर भी नहीं देखते और ना ही उससे बात करते हैं, जिससे नंदी काफी उदास हो जाती है। पर रियाज उसके हाथ को अपने हाथ में थामते हुए पलके झपकाकर उसे आश्वासन देता है, तो नन्ही उसे देखकर मुस्कुरा देती है। वहीं रूहानिका और एकांत सबको खुश देखकर एक दूसरे का हाथ थामकर मुस्कुरा देते हैं। क्या एकांत और रूहानिका की जिंदगी में सब कुछ सही होगा? जानने के लिए पढ़िए कहानी का नेक्स्ट पार्ट।